यहाँ डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है प्रिज्म का। अ प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये, जिससे लाइट उसके एक तरफ से दूसरे तरफ जा सके। बाउंडेड बाई टू प्लेन फेसेज इंक्लाइन टू ईच अदर एट सर्टेन एंगल। अब इसमें टू सरफेस होना चाहिए, टू सरफेस, और वो दोनों सरफेस पैरेलल ही होना चाहिए, एक दूसरे से इंक्लाइन ऐसे होने चाहिए, ऐसा सरफेस होना चाहिए इंक्लाइन, ठीक, ताकि लाइट एक सरफेस से एंटर करे और दूसरे से बाहर इमर्ज करे। लाइट इधर से एंटर करेगा, दूसरे साइड से निकलेगा। दो सरफेस रहना जरूरी है प्रिज्म के लिए, और वो दोनों पैरेलल अगर हुआ तो उसका नाम ग्लास स्लैब पड़ जाएगा। अगर ये एक सरफेस ऐसे मैंने ऐसे रखा ऐसा, और दूसरा सरफेस ऐसे सामने, एक ए बी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट ए बी सरफेस पे कराया और दूसरा उसके पैरेलल सी डी पे, तो इधर से लाइट निकलेगा इधर, तो इसको ग्लास स्लैब बोल देंगे, प्रिज्म नहीं बोलेंगे। प्रिज्म एक दूसरे से कुछ एंगल बनाना चाहिए, और ए बी और सी डी एक दूसरे से एंगल नहीं बनाया है। ध्यान से देखिए, अगर लाइट इसमें ए बी फेस से एंटर करे और ए सी से निकले, सी डी से नहीं निकले, ए बी से ऐसे एंटर करके और किधर से निकल जाए, ऐसे इधर लाइट चला गया, तब ये यही सेम जो डिवाइस यहाँ पे मैंने बनाया है रेक्टेंगुलर, इसको प्रिज्म कंसीडर कर लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन में कौन कौन साइड इन्वॉल्व है, ए बी एंड सी डी। ए बी से लाइट एंटर किया और सी डी से निकला, तो क्या ए बी और सी डी पैरेलल है क्या? नहीं है। ए बी और सी डी नहीं, ए बी और ए सी, हाँ, ए बी और ए सी नॉन पैरेलल है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन में दो सरफेसेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो दोनों सरफेस आपस में नॉन पैरेलल हैं। इन दोनों में कुछ तो एंगल है, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल है, तो ये एज ए प्रिज्म कंसिडर किया जाएगा इसको। क्लियर? तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिज्म बोलेंगे कि नहीं, वो डिसाइड करेगा कि, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन से उसके दो सरफेस रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, राइट। ये सेम स्ट्रक्चर अगर ए बी और सी डी से रिफ्रैक्शन कराएंगे तो ये प्रिज्म नहीं माना जाएगा, और ए बी और ए सी से कराए या ए बी और बी डी से कराए रिफ्रैक्शन, एक बार ए बी साइड से और एक बार बी डी साइड से, तो इसको प्रिज्म कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर एक वाइट लाइट को इधर प्रिज्म से पास कराया जाए, वाइट लाइट इधर से एंटर किया, तो ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है प्रिज्म से इमर्ज करने के बाद, इधर से निकलने के बाद अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है ये लाइट। अब इसमें से ज़्यादा डेविएट वायलेट कलर होता है, और रेड कलर कम डेविएट होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है रेड कलर का, इसलिए वो ट्रैप नहीं हो पाता है, और वो कम अपने पाथ से डेविएट होता है, निकल जाता है सीधा। लेकिन वायलेट का वेवलेंथ छोटा है, इसलिए इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है इसका। इंट्रैक्शन ज़्यादा होने से ये ज़्यादा बेंड कर जाता है लाइट, और वायलेट कलर ज़्यादा बेंड होता है, तो बाहर मुझे अलग अलग कलर दिखाई देने लगता है। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट कलर का होता है, और सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होता है। तो डिस्पर्जन अगर आएगा डिफाइन करने के लिए, तो लिखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पे जो सिंबल यूज किया हुआ है उसके बारे में सब लिखेंगे अब। ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, ए एंगल क्या इन्होंने लिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं, तो जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है वो दोनों कितने पे इंक्लाइन है एक दूसरे के। जैसे इसमें मान लेते हैं ए बी सरफेस और ए सी सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, फर्स्ट सरफेस ए बी और इधर से रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पे, और दूसरी बार रिफ्रैक्शन ए सी सरफेस पे हुआ, तो ए बी और ए सी कितने एंगल पे इंक्लाइन है, उसी एंगल को क्या लिखेंगे, ए। और डेविएशन क्या होता है इसमें, ये तो एक समझ में आ गया बात कि एंगल ऑफ, एक तो आया इसमें हम लोग को कि एंगल कितना है। सेकेंड,
एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ए एंगल तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। फिर लाइट स्ट्रेट लाइन में इधर जाना चाहिए था, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट क्या स्ट्रेट लाइन में जाता है, ऐसा सीधा। जो इंसिडेंट लाइट आया था वो कैसे जाता है, स्ट्रेट ही तो जाता है, ऐसे सीधे जाता। लेकिन वो फाइनली इधर चला गया है, प्रिज्म के चक्कर में वो क्या इधर चला गया है, दो बार वो बेंड करते करते इधर चला गया है फाइनली। तो इन दोनों लाइन को एक्सटेंड किया जाता है, इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल बना ना, इस एंगल को ही क्या बोलते हैं, इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे इधर, और इसी एंगल को बोलते हैं डेविएशन। मतलब लाइट को जाना तो था इधर, चला गया इधर, प्रिज्म के चलते इधर चला गया, तो इसी एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, डेविएशन, जिसको डी भी लिखते हैं और यहाँ डेल लिखा है सिंबल में। तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए, अब ए लिख दीजिए एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल इक्वल टू डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रिज्म, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन फर्स्ट फेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म में दो फेसेस इन्वॉल्व होते हैं रिफ्रैक्शन में, तो फर्स्ट फेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के साथ एंगल बनाया जाता है। एंगल किसके साथ, ऐसे इंसिडेंट हुआ लाइट, तो यहाँ इस फर्स्ट सरफेस पे ए बी सरफेस पे नॉर्मल ये लाइन रहा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाया उसी को आई लिखना है। और इमर्जेंट रे, फाइनल जो रे इमर्ज किया वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, उस एंगल को आई डैश लिखा हुआ है यहाँ, यानी यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इस एंगल को क्या लिख देंगे, आई डैश। चल ये सब चार इसका मीनिंग लिख दीजिए, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल डेविएशन, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन फर्स्ट फेस, आई डैश एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलेंगे, मतलब पूरा बाहर निकलते समय कितना एंगल बनाया है, इस एंगल को इमर्जेंट बोलते हैं। फिर आर और आर डैश क्या है, आर और आर डैश क्या है यहाँ इस फॉर्मूला में, ये भी देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ, एक ए बी फेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है और एक बी सी पे। तो ए बी फेस के लिए यानी फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया है उसको आर लिखा गया है। सो आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस ए बी, क्लियर, एंड आर डैश इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकेंड सरफेस है कि नहीं, क्योंकि दूसरे सरफेस के लिए ये वाला एंगल क्या है, इंसिडेंट है, रिफ्रैक्शन तो आई डैश लिख दिए हैं इसका, ये ऐसे रे निकल गया, क्लियर हुआ। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, नॉर्मल देखिए ड्रॉ किए हुए थे, तो बाहर जो रे बन रहा है ना उसको तो आई डैश बोल चुके हैं हम लोग, तो अंदर वाले इसी को तो आर डैश लिखना है। और ये है क्या, इंसिडेंट रे एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए, एसी पे रिफ्रैक्शन के लिए, तो आर डैश, ये अंदर वाला दोनों एंगल आर आर डैश है, देखिए ये आर है और ये आर डैश है। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए, और आर डैश है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ये आर डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकेंड सरफेस। मतलब दोनों आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, एक आर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आर जो है ना वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये आर डैश क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है फर्स्ट सरफेस के सेकेंड सरफेस का। और आई और आई डैश में दोनों, ये आई एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट सरफेस पे, और आई डैश क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन सेकेंड सरफेस, जिसको एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बोलते हैं। तो इन ये सब सिंबल का मतलब समझ में आ गया। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। डेविएशन का फॉर्मूला है, बस इस डेल को रखिए और ए को इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब इस डेल को यहीं रखना है और ए को इधर ले आना है, मतलब आई प्लस आई डैश माइनस ए इक्वल टू डेल, आई प्लस आई डैश माइनस ए को ही डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन एंगल इतना आता है। फिर प्रिज्म में ये सब प्रूफ किया हुआ है पहले से, हम लोग को रिजल्ट याद रखना है ये,
प्रिज्म में आर प्लस आर डैश मिला के हमेशा क्या आता है, ए आता है। आर प्लस आर डैश इक्वल टू क्या आएगा, ए। वही एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आ जाएगा आर और आर डैश को ऐड करने पे। तो एक फॉर्मूला डेविएशन का समझ गए यहाँ से, डेविएशन इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। दूसरा आर प्लस आर डैश मिला के ए आएगा। थर्ड याद रखना है कि अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, और डेल एम है मिनिमम डेविएशन। तो किसी भी प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन कब होता है, जब ये आई और आई डैश दोनों इक्वल हो जाता है और आर और आर डैश भी इक्वल हो जाता है। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन इज आई इक्वल टू आई डैश एंड आर इक्वल टू आर डैश। यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए आई और आई डैश जब इक्वल आ जाए और आर और आर डैश ये भी क्या आ जाए, इक्वल, तो उस कंडीशन में देखा गया कि प्रिज्म सबसे कम डेविएट कर रहा था लाइट को। तो उस समय के डेविएशन को डेल एम लिखा हुआ है। एम माने मिनिमम, एम का मतलब मिनिमम। तो वो मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ ऐसा रिलेशन है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ओके। अगर एक पतला सा प्रिज्म है, पतला मतलब 10 डिग्री से कम उसका प्रिज्म एंगल है, ये वाला एंगल 10 डिग्री से कम है, ऐसा प्रिज्म है, कोई पतला एकदम है ऐसे, और उसका ये एंगल जो है 10 डिग्री से छोटा है, 9 डिग्री 8 डिग्री ऐसे है। तो इस प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कराने से डेविएशन का फॉर्मूला ये आता है, डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये फॉर्मूला आएगा। तो इस फॉर्मूला के पास लिख दीजिए कि ये वैलिड है फॉर ए लेस देन 10, इक्वल टू भी नहीं लेना है, 10 से लेस, 9, 9.1, 9.2 ऐसे, या 5 डिग्री 4 डिग्री। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला डेल इक्वल टू हो गया म्यू माइनस 1 इंटू ए, और बाकी के प्रिज्म के लिए फॉर्मूला हो गया आई प्लस आई डैश माइनस ए। एंगुलर डिस्पर्जन फॉर्मूला में क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन, प्रिज्म से जब लाइट निकला था तो क्या रेड कलर कम डेविएट हुआ था और वायलेट बहुत ज़्यादा डेविएट हुआ था। तो रेड और ये जो वायलेट है, इन दोनों को ऐसे एक्सटेंड करके मिला है कि ये कितने एंगल तक फैला हुआ है, कितने एंगल तक ऐसे फैला हुआ है, कितना एंगल तक, इसी को क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्पर्जन। वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ था और रेड सबसे कम, तो वायलेट के डेविएशन में से रेड का डेविएशन निकाल देने पे जो एंगल आएगा उतना ही एंगल तक ये स्प्रेड किया है। तो एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला हो गया डेविएशन ऑफ वायलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर, और उसको फिर डिराइव करने पे ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, देखिए डेविएशन का फॉर्मूला में जो म्यू लिखा हो ना, एक बार वी लिख दीजिए और दूसरी बार एक आर लिख दीजिए इसके जगह पर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा म्यू वी, यानी वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रेड कलर के लिए इंटू ए। ये फॉर्मूला किसके लिए है, लेस देन 10 डिग्री वाले प्रिज्म के लिए। तो एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला हो गया कि डेविएशन कितना हुआ वायलेट कलर का माइनस डेविएशन रेड कलर का, 10 डिग्री से कम एंगल वाले प्रिज्म का डेविएशन का ये फॉर्मूला है। तो एक बार यहाँ पे म्यू के जगह पर म्यू वायलेट लिख देंगे, दूसरी बार म्यू के जगह पर म्यू रेड लिख देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो ये फॉर्मूला आएगा म्यू वी माइनस म्यू रेड होल ब्रैकेट में ए। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एंगुलर डिस्पर्जन का। और एक होता है डिस्पर्सिव पावर, अगला टर्म क्या है 5 नंबर में, डिस्पर्सिव पावर। तो देखिए एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन मतलब येलो कलर के लाइट का डेविएशन ये है, मतलब ये क्या है, देखिए ये नीचे जो लिखा है टर्म उसका क्या नाम है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, तो 6 नंबर में लिख दिया है कि वायलेट कलर का डेविएशन प्लस रेड कलर का डेविएशन बाई 2, इसी को क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन। मतलब ये येलो कलर के डेविएशन के बराबर आता है। तो ऊपर में तो लिखना है वायलेट और रेड कलर के डेविएशन का डिफरेंस, मतलब कितना डिस्पर्जन हुआ
एंगुलर डिस्पर्सन कितना हुआ, और नीचे क्या लिखना है कि मीन डेविएशन कितना था, यानी येलो कलर कितना डेविएट हुआ था। इसी के रेशियो को क्या बोला जाता है, डिस्पर्सिव पावर। तो अभी ऊपर मैंने इसका फॉर्मूला अभी अभी लिखा है, डेल वी डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड का ये फॉर्मूला आया है। तो इस फॉर्मूला को येलो कलर के या मीन डेविएशन से डिवाइड कर देंगे तो म्यू माइनस वन इंटू ए आएगा। यहाँ देखिए म्यू माइनस वन इंटू ए है फॉर्मूला डेविएशन का। तो नीचे जो डेविएशन के जगह पर ये रखेंगे तो क्या ऊपर से ए को कैंसिल कर लेगा ये, तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन। और म्यू की कौन से कलर का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, येलो कलर का है। येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो वायलेट और रेड का एवरेज, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर अपॉन 2 करने से येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। यानी येलो कलर के लाइट के लिए कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है कोई भी प्रिज्म, वो उस चीज़ को बोलते हैं म्यू या मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप खाली एक कॉन्वेक्स लेंस को ही बोल दिया जाता है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस पे ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ये ए बी ऑब्जेक्ट हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, मतलब हमारे आँखों से कितने मिनिमम कितना सेपरेशन होना चाहिए उसका 25, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो वो दिखाई नहीं देगा क्लियर मुझे। तो उस चीज़ को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं उस चीज़ को, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो उसके लिए डी यहाँ पे यूज किया है इन्होंने। डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है, फिक्स है इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से पास रखने से मुझे वो दिखाई ही नहीं देगा, और हमको किसी ऑब्जेक्ट को और बड़ा देखना है, पास रखने से बड़ा दिखाई देता है ऑब्जेक्ट। जैसे आप ऊपर की पहाड़ के ऊपर खड़े होकर नीचे देखेंगे तो छोटा छोटा दिखाई देता है ना सब, या एरोप्लेन ऊपर, जब एरोप्लेन से देखते हैं हम नीचे, पूरा ऊपर नहीं रहता है, थोड़ा मान लीजिए लैंडिंग करना ही वाला है, तब भी नीचे देखते हैं तो सब छोटा छोटा दिखाई देता है नीचे, और पास से देखने पे बड़ा दिखाई देता है। यानी कि ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन वो डिपेंड करता है, उसको पास से देखिएगा तो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और दूर से देखेंगे तो छोटा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको कोई ए पॉइंट से देखेगा ना तो वो इतना ज़्यादा एंगल बना रहा है आँखों पे। ए पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट से देखेगा तो ये कितना एंगल बना रहा है। और अगर कोई बी देख रहा है बहुत दूर से, इसको कोई देख रहा है बहुत दूर से अगर आके देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है ये। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, बी से देख रहा है तो बी पे एंगल छोटा बन गया कि नहीं, देखिए एंगल कम बन रहा है। और ज़्यादा सी पे कोई चला गया तो और छोटा एंगल बन रहा है कि नहीं, कम। तो ऑब्जेक्ट से जैसे जैसे दूर जाएंगे एंगल क्या होते जा रहा है, छोटा। और एकदम इसके पैर के पास आ जाएंगे, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पी पॉइंट है तो कितना 90 जैसा बनाने लगेगा, बहुत बड़ा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से जैसे जैसे दूर जाते हैं ना उसको विजुअल एंगल बोलते हैं, वो एंगल छोटा होता जाता है। तो विजुअल एंगल जितना होता है उतना ही उसी के प्रोपोर्शन में मुझे ऑब्जेक्ट का साइज़ दिखाई देता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कब दिखाई देगा, जब उसके सबसे पास रहेंगे हम, सबसे ज़्यादा विजुअल एंगल बनाएगा, ठीक है, व्यूअर के साथ। तो पास, लेकिन पास रखने का लिमिट है मेरा कि हम 25 से पास नहीं रखेंगे, नहीं तो वो फोकस नहीं कर पाता है। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है कि 25 से कम को फोकस करे रेटिना पे। फिर भी हम ऑब्जेक्ट को, जैसे बायो में ज़्यादा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते समय माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो हमको पूरा बैक्टीरिया ये सब देखना होता है, छोटे छोटे चीज़ों को। तो उसके लिए उसको और पास रखेंगे तो दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो आई लेंस ही सपोर्ट नहीं करेगा। मेरा आंखों के अंदर जो लेंस है वो और ज़्यादा अपना चेंज ही नहीं कर पाएगा कर्वेचर को। तो मेरा लिमिटेशन है कि 25 से भीतर नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लेंस यूज करते हैं, और ये लेंस ऑब्जेक्ट को तो हम रख लेते हैं 25 से अंदर, मतलब डी से अंदर रख लिए हैं, देखिए डी है 25,
लेकिन ये नेकेड आई हमारा नहीं देख पाएगा ये, तो इसीलिए ये लेंस इसका इमेज बना देता है 25 पे। और 25 तो ये एक्सटर्नल लेंस है, ये वाला एक्सटर्नल है, और जो आँखों में लेंस है वो तो 25 तक देख ही लेता है, तो वो इसका इमेज को देख लेगा और इमेज बड़ा इसको अपीयर होगा, क्योंकि उसका एंगल देखिए ज़्यादा यहाँ पे बन रहा है। ये डायरेक्ट उसको ए बी नहीं दिखाई दे रहा है, ह्यूमन आई को डायरेक्ट ए बी दिखाई नहीं दे रहा है, ए बी का इमेज दिखाई दे रहा है। अगर ए बी को ही मैं रख देता जहाँ पे इमेज बना है 25 पे, यहाँ पे मैं ए बी को रखता तो क्या देखिए कम एंगल बनाता। अगर यहीं पे ए बी को रख देता मैं और ये लेंस नहीं यूज करता तो ये कितना एंगल बनाता, देखिए तो छोटा सा बेचारा एंगल बनाता ये, और इमेज इसका देखिए कितना ज़्यादा एंगल बना दिया है कि नहीं। तो इसलिए लार्ज दिखाई दे रहा है क्योंकि विजुअल एंगल वो ज़्यादा बना पा रहा है। तो ऐसे वर्किंग है किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। देखिए यहाँ पे दो फार्मूला दिया हुआ है। तो फर्स्ट फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का 1+d/f, सेकेंड भी मैग्नीफिकेशन का है, लेकिन फर्स्ट फार्मूला कब के लिए है, जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन गया है, और सेकेंड फार्मूला तब है जब फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी बना है, और सेकेंड केस में आई रिलैक्स होता है और फर्स्ट केस में आई में बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो जब मुझे इन्फिनिटी पे इमेज देखना होता है तो थोड़ा कम मैग्नीफिकेशन होता है, लेकिन आई रिलैक्स होता है, और जब लीस्ट डिस्टेंस पे देखना होता है तो उस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होता है आई में, लेकिन उस समय मैग्नीफिकेशन 1 ज़्यादा मिलता है, D/F+1 मिलता है, +1। तो दोनों सिचुएशन नोट कर लीजिए। यहाँ पे D = कितना है, 25 सेंटीमीटर, और F फोकल लेंथ है। ये माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस ही यूज हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, उस लेंस का फोकल लेंथ है। सेकेंड में भी D वही है 25 ही, और F फोकल लेंथ है, उसी लेंस का फोकल लेंथ ही है। लेकिन इस सेकेंड वाला फॉर्मूला कब आता है, जब इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज बनाकर प्रूव करते हैं तब। फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनाना होता है उस वक्त मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला आया, और फाइनल इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाना होता है तो 1+d/f आया। हम पढ़ते हैं इसको, न्यूमेरिकल है। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है यहाँ, इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय अ पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25। नॉर्मल नियर पॉइंट सबका मतलब ये कैपिटल D हो गया, 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैक्सिमम यहाँ निकाला है, मैग्नीफाइंग पावर वो है 1+d/f, यानी मैक्सिमम कितना है 6। और दूसरा वाला फार्मूला कब होगा, वो रिलैक्स्ड आई के लिए, वो इससे कम मैग्नीफिकेशन आएगा, उसमें 1 नहीं होगा, यानी 5 आएगा उसका आंसर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है अगला सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के पास जो रहता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है, और इसके फोकल लेंथ को FO लिखा जाता है। और इमेज के पास जो लेंस, इमेज नहीं, आई के पास जहाँ से आप देखेंगे उसके पास जो होता है उसको आई पीस बोला जाता है, और इसके फोकल लेंथ को FE से इंडिकेट किया जाता है, FE से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्टिव बनाता है, यहाँ पे बनाया है रियल ऑब्जेक्ट AB है, उसका इमेज A'/B' बन गया, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया, और इस इमेज का फिर से इमेज बना है A'/B', जो कि आई पीस ने बनाया है। क्लियर। तो इसमें भी मैग्नीफिकेशन हमको देखना है कि इसमें पिछले बार से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन मिला होगा पक्का, तो कितना मैग्नीफिकेशन मिला देखते हैं। इसमें डिफरेंट टर्म्स क्या हैं, तो मैग्नीफिकेशन 2 बार मैग्नीफिकेशन हुआ, एक बार ऑब्जेक्टिव ने किया है इसलिए उसको MO, और दूसरी बार आईपीस ने लिखा है उसलिए ME लिखा गया, MO और ME। समझ में आ गया 2 क्यों है मैग्नीफिकेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ने भी किया है और उस वो मैग्नीफाइड को आईपीस ने भी किया है, तो दोनों का मल्टीपल लिख दिया यहाँ, नेट मैग्नीफिकेशन इतना हुआ। अब जो आईपीस है, आईपीस वो खुद एक सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव कर रहा है। आईपीस कैसा बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा, एक लेंस के जैसा, क्योंकि ऐसा एडजस्टमेंट किया रहता है
कि आईपीस के फोकस के अंदर चला जाता है इमेज। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है वो कहाँ चला जाता है? आईपीस के फोकस के अंदर। तो फोकस के अंदर जाने पे वो सिंपल माइक्रोस्कोप का सिचुएशन हो गया, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में तो एकदम पास में रखे थे लेंस का। तो आईपीस दो ही तरह का मैग्निफिकेशन कर सकता है, या तो 1+d/f करेगा या ओनली d/f करेगा। या क्या करता है वो? ओनली d/f। ओनली d/f कब करता है ये तो पता ही है। ओनली d/f करता है जब इमेज को इनफाइनाइट पे बनाना होता है, और 1+d/f कब करता है? जब इमेज को 25 सेंटीमीटर पे बनाना पड़ता है आँखों के सामने। तो ये तो मैग्निफिकेशन समझ गए हम लोग कि आई पीस का ये मैग्निफिकेशन आया। 1+d/f वाला भी समझ में आ गया आई पीस वाला, और ये ओनली d/f भी समझ में आ गया। ठीक, दो समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्टिव को अगर मैं एक लेंस कंसीडर करूं, तो लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो पहले से हमको पता ही है, V0/U0 होता है। V/U होता है, सिंपली V/U होता है। तो ओ क्यों लिखा हुआ? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का काम है, तो इसीलिए ओ लगा दिया है इसमें। अदरवाइज ये फॉर्मूला है V/O। V मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, ये U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो किसी भी लेंस के लिए तो यही फॉर्मूला है ना, जनरल फार्मूला। तो ऑब्जेक्टिव के लिए V0/U0, और आई पीस के लिए वही फार्मूला जो किसके लिए था? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए था। अब इसमें L, इस फार्मूला को और मॉडिफाई करने पे ये लेंथ अपॉन F0 क्या होता है? ये L इक्वल टू है दोनों लेंस के बीच की दूरी। कौन कौन सा लेंस है ये? एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ से रिप्रेजेंट किया है L, और डिवाइड बाई F0। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। देखिए, आई पीस वाले फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ है। आई पीस का अभी भी वही है, सिर्फ किसको मॉडिफाई किया गया? ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन को। आई पीस का मैग्निफिकेशन तो वही 1+d/f, या दूसरे में d/f ही रहा। सिर्फ किसका मॉडिफाई किया है वो एल के टर्म में? इसका मॉडिफाई किया। V0 को खाली एल लिख दिया है बस। V0 को सिर्फ क्या लिख दिया? एल। ठीक है, सिर्फ V0 के जगह पर क्या लिख देना है? V0 के जगह पर क्या लिख देना है? एल लिख देना है। यानी ऑब्जेक्टिव ने जहाँ भी इमेज बनाया है, ऑब्जेक्टिव से उस दूरी को इन्होंने क्या लिया है? एल लिया है। ठीक है, तो क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद हो गया? सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड का। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला या तो d/f या 1+d/f, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में खाली V ऑब्जेक्टिव/U ऑब्जेक्टिव लगा देना है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव का साइज़ ज़्यादा रहता है आई पीस से, जबकि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज़ छोटा था और आई पीस का लार्ज साइज़ था। अब इसमें टेलीस्कोप में लार्ज साइज ऑब्जेक्टिव इसलिए रखा गया क्योंकि इसको स्टार, बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना होता है, तो नंबर ऑफ मतलब ज़्यादा लाइट कलेक्ट करे, मैक्सिमम लाइट ये कलेक्ट करे, इसलिए इसके साइज़ को बड़ा रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट लाइट एंटर तो यहीं से कर रहा है ना, ऑब्जेक्टिव से ही, इसलिए ऑब्जेक्टिव बड़ा रखा गया है यहाँ। अब इनफाइनाइट से लाइट आ रहा है तो इधर से एंगल तो निकाल नहीं सकते हैं, तो उसके अल्फ़ा के अपोजिट बीटा एंगल बना दिए हैं। इधर अल्फ़ा था और इधर क्या एंगल बना दिए? बीटा। दूसरे तरफ तो अल्फ़ा और बीटा एक ही एंगल है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, ऐसे देखिए, है ना। अब इसने इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज पक्का अपने फोकस पे बनाएगा। बहुत लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनाता है? फोकस। तो अब ये ऑब्जेक्टिव तो फंस गया। ऑब्जेक्टिव हमेशा कहाँ इमेज बनाएगा? अपने फोकस पे। तो इसके लिए क्या VO की वैल्यू फिक्स हो गई? FO हो गया कि नहीं? ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस को V लिखते हैं, तो VO लिख दिए ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस, और वो हमेशा किसके इक्वल होगा? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव के, क्योंकि इन्फिनिटी वाले को फोकस पे ही तो बनाता है इमेज कोई भी लेंस। और आई पीस तो वही पुराना कहानी है आई पीस का, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में था वही,
कि या तो वो डी पे इमेज बना देगा या इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला एकदम सिंपल रहा। देखिए इसमें भी दो तरह का मैग्नीफिकेशन होगा। एक मैग्नीफिकेशन होगा 1 प्लस क्या था उसमें मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप में। इस केस में माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन अलग है। उसमें हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था मैग्नीफिकेशन, जिसको V बाई U लिखा था वो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और बहुत लार्ज साइज का है, तो एंगल के टर्म में मैग्नीफिकेशन को डिफाइन किया गया है, यानी एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो फाइनल इमेज कितना एंगल बनाया है यहाँ पे? बीटा एंगल बनाया है, राइट। ये बीटा एंगल जो भी ये फाइनल इमेज बना है ना, फाइनल इमेज, इसने कितना एंगल बनाया है यहाँ? बीटा, राइट। तो इसमें मैग्नीफिकेशन डिफाइन किया गया कि फाइनल इमेज बीटा एंगल बनाया यहाँ, और ऑब्जेक्ट जहाँ भी था उसने अल्फ़ा एंगल बनाया था। तो बीटा बाई अल्फ़ा को एंगुलर मैग्नीफिकेशन बोलेंगे टेलीस्कोप के लिए। अब बीटा को टैन बीटा भी लिख सकते हैं और अल्फ़ा को टैन अल्फ़ा भी लिख सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए, राइट। डायग्राम में देखने से पता चला मुझे कि बीटा को हम लिख सकते हैं A डैश B डैश बाई B डैश E। वैसे ही अल्फ़ा को लिखेंगे बीटा, ये एंगल बीटा था तो बीटा को लिख दिए A डैश B डैश ये अपॉन B डैश E। और अल्फ़ा को लिखेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा बनाया है तो A डैश B डैश अपॉन O F O लिखेंगे, राइट। तो बीटा को क्या लिखे थे बताइए अभी? A डैश B डैश, बीटा को लिखे थे A डैश B डैश डिवाइडेड बाई F O आया था, वो F O नहीं आया था। यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक उसको लिखे थे B डैश E। क्या लिखे थे उसको? B डैश E। और अल्फ़ा को लिखे थे A डैश B डैश अपॉन दिस लेंथ, A डैश B डैश अपॉन वो लेंथ, क्या फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव था, यस और नो? तो क्या A डैश B डैश A डैश B डैश कट जाएगा तो आएगा FO अपॉन B डैश E, आएगा कि नहीं? ये FO ऊपर चला जाएगा और B डैश E नीचे आ जाएगा, तो FO अपॉन B डैश E। इस टर्म को अभी आगे क्या लिखने वाले हैं हम? FO ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और नीचे है ना B डैश E। और नीचे आके देखिए इसको FO लिख दिया गया, और B डैश E क्या है? आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। फिर से डायग्राम देखिए, B डैश E क्या है? आई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या डिस्टेंस है? ये आई पीस वाले के लिए क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो इमेज था वो आई पीस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको UE देखिए यहाँ लिखा भी है इन्होंने सिंबल में, UE। समझ में आ गया आप? तो मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन यहाँ क्या हुआ? FO अपॉन UE। FO अपॉन क्या हो गया? UE। फिर से एक बार आया कि फिर से एक बार बताएं? अब अगर मुझे इनफाइनाइट पे इमेज देखना होगा, यानी आई को रिलैक्स रखना होगा, तो आई को रिलैक्स यानी इन्फिनिटी पे इमेज बनाना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? यानी आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट क्या उसके फोकस पे होना चाहिए, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेगा तभी तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो UE को FE लिख देंगे। जब मुझे इन्फिनिटी पे देखना होगा यानी रिलैक्स रखना होगा आई को, तो UE को क्या मैं रख लूँगा? FE रख लूँगा। यानी कि आई पीस का उतना ही फोकल लेंथ रखूँगा जितना UE की वैल्यू है। तो आई पीस मुझे कहाँ पे इमेज बना के दे देगा? इन्फिनिटी पे। हाँ, ये FO बाई UE जो फॉर्मूला आया है, तो इसमें UE को मैं क्या लिख सकता हूँ? FE लिख सकता हूँ, क्योंकि आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर फोकल लेंथ के बराबर हो जाए तो वो आई पीस इमेज बना देगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि फोकस पे रखने पे इमेज कहाँ पे बन जाता है? एट इन्फिनिटी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया FO बाई FE। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया FO बाई FE। तो दो फॉर्मूला इसमें भी याद रखेंगे। जब इन्फिनिटी पे देखना होगा मुझे तो FO बाई FE, और जब लेस डिस्टेंस पे देखना होगा तो FO बाई FE ब्रैकेट में 1 प्लस F बाई D। तो ये दो फॉर्मूला इसमें नोट करेंगे, FO बाई FE और दूसरा FO बाई FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE बाई D। तो 3 इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा है अभी, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये तीनों का फॉर्मूला एकदम याद रखना है।